नमस्कार, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 12,460 शिक्षक भर्ती से संबंधित स्कूल आवंटन और स्कूल ज्वाइनिंग के साथ साथ नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ आज की अन्य महत्वपूर्ण खबरों में अतिथि शिक्षकों की बहाली, बेसिक में ट्रांसफर को लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट, 8300 पदों पर आवेदन शुरू और आरक्षण मामले को लेकर के गहमा गहमी शुरू। वहीं बीपीएससी टीआरई 3.0 और यूपी पुलिस री एग्जाम को लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जिसको आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और सबसे पहले बात करते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई आज की महत्वपूर्ण अपडेट को। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया 27 जून से जारी है और आज स्कूल आवंटन की प्रक्रिया का अंतिम दिन है और आज सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से देर शाम तक स्कूल आवंटन की प्रक्रिया कंप्लीट कर ली जाएगी और उसके बाद सभी को स्कूल अलॉटमेंट के लेटर साथ साथ मिलते जाएंगे और उसके बाद में स्कूल अलॉटमेंट लेटर प्राप्त सभी अभ्यर्थियों को स्कूल ज्वाइनिंग की प्रक्रिया को कंप्लीट करना है और स्कूल ज्वाइनिंग प्रक्रिया कंप्लीट करने के बाद आप निश्चिंत होकर के अध्यापक के रूप में कार्य करने लगेंगे अपने विद्यालय में, जहां पर आपका पद स्थापित किया गया है और जहां पर आपने ज्वाइनिंग करी है। तो दोस्तों, आज फाइनली स्कूल आवंटन की प्रक्रिया जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से कंप्लीट कर ली जाएगी। कुछ बड़े जनपद जहां पर कैंडिडेट की संख्या अधिक है, वहां कल सुबह तक भी स्कूल आवंटन की प्रक्रिया जारी रह सकती है, क्योंकि कुछ बड़े जनपद जैसे सीतापुर में वहां पर स्कूल आवंटन की प्रक्रिया मात्र 28 और 29 जून को ही रखी गई थी, जबकि यहां पर तीनों दिन स्कूल आवंटन की प्रक्रिया संपादित की जानी चाहिए थी, जिससे विलंब नहीं होता। लेकिन अभी कल ही जो स्कूल आवंटन की प्रक्रिया शुरू हुई थी वो भी जारी है और आज फिर से पुरुष अभ्यर्थियों को भी स्कूल आवंटन के लिए बुलाया गया है। तो ऐसे में बड़े जनपदों में देर शाम तक या कल सुबह तक स्कूल आवंटन की प्रक्रिया चल सकती है। बाकी मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट में आप सभी को बता दें, आज देर शाम तक स्कूल आवंटन की प्रक्रिया कंप्लीट करते हुए सभी अभ्यर्थियों को स्कूल अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों, अब स्कूल ज्वाइनिंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट आदेश निकलकर सामने आया है और इसको लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थियों की क्वेश्चनिंग है कि हम कब स्कूल आवंटन ज्वाइन करें। तो इस आदेश को देख लेते हैं और उसके बाद सारी चीजें आप सभी के सामने स्वतः क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों, जिन जिलों में स्कूल आवंटन की प्रक्रिया संपादित की जा चुकी है, वहां पर इस तरीके के आदेश जो हैं वो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से जारी किए गए हैं। तो कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भदोही की तरफ से ये आदेश जारी किया गया है। पतंग बेसिक शिक्षा परिषद 1686-1839 और ये 2024-25 दिनांक 28 जून 2024 को यह आदेश जारी किया गया है। 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या 4131/2024 उमेश चंद्रा व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15/5/2024 के अनुपालन के संबंध में सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के कार्यालय के पत्रांक बेसिक शिक्षा परिषद 4552-4700 आबलिक 2024-25 दिनांक 21/6/2024 द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में दिनांक 30/12/2023 एवं 7/1/2024 को 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत अहर पाए गए अभ्यर्थी जिनको नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया था कि अब अभ्यर्थियों का राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी एनआईसी उत्तर प्रदेश लखनऊ के माध्यम से जिला अध्यापक या पदस्थापन समिति भदोही के समक्ष दिनांक 27/6/2024 एवं 28/6/2024 को ऑनलाइन विद्यालय आवंटन किया गया, जिसका विवरण निम्नवत है। और जिन अध्यापकों को स्कूल आवंटित किए गए हैं उनको कौन सा स्कूल आवंटन किया गया है, सारी चीजें डिटेल्ड में है और इसी तरीके के आदेश सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से स्कूल आवंटन की प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद संपादित किए जाएंगे। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, कैंडिडेट का नाम होगा, उसकी कैटेगरी, सब कैटेगरी और जेंडर होगा, फादर्स नेम होगा और किस स्कूल में उसको ज्वाइनिंग करना है उस स्कूल का नाम है और किस ब्लॉक में वो स्कूल पढ़ता है, वो सारी चीजें बिल्कुल मेंशन होकर के आएंगी। तो भदोही जनपद में जो स्कूल अलॉटमेंट है वो कंप्लीट कर लिया गया है और वहां से फाइनल लिस्ट आप सभी लोग देख सकते हैं, उनके सामने से की गई है और इस तरीके से हर जिले की लिस्ट जो है वो फाइनल स्कूल अलॉटमेंट की प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद निकलकर सामने आएगी। तो ये चीजें हैं और इसके बाद यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं जो ज्वाइनिंग को लेकर के इंपॉर्टेंट है,
और सभी अभ्यर्थियों के क्वेश्चंस का सलूशन भी है। सभी अभ्यर्थी कह रहे हैं हमें स्कूल आवंटन कब के बाद ज्वाइनिंग कब करनी है, तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं उक्त के क्रम में सहायक अध्यापकों को निर्देशित किया जाता है, यानी जो स्कूल अलॉटमेंट का लेटर पा चुके हैं वो अब सहायक अध्यापक बन चुके हैं और उनको निर्देशित किया जाता है कि 1/7/2024 को अनिवार्य रूप से आवंटित प्राथमिक विद्यालय या कंपोजिट विद्यालय में अपना योगदान सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में संबंधित सहायक अध्यापक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा। तो क्या दोस्तों यहाँ पर चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई हैं कि 1 जुलाई को आप सभी को स्कूल ज्वाइन करना है हर हाल में, क्योंकि अगर आप इसमें डिले करते हैं और फिर किसी प्रकार की कोई समस्या या दिक्कत खड़ी होती है तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। ये स्पष्ट इस आदेश में मेंशन कर दिया गया है और इसी तरीके के आदेश सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से स्कूल आवंटन की प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद जारी किए जाएंगे। तो ज्वाइनिंग में कोई लापरवाही नहीं बरतनी है। जो आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं 1 जुलाई को हर हाल में अपने विद्यालय पहुंचकर जो है ज्वाइनिंग की प्रक्रिया कंप्लीट करें। हालांकि कुछ जिलों से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि ज्वाइनिंग की प्रक्रिया कंप्लीट कर ली गई है, लेकिन दोस्तों अभी कहीं भी ज्वाइनिंग प्रक्रिया नहीं हुई है और 1 जुलाई को ही सभी को अपने अपने विद्यालयों में ज्वाइन करना है और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया 1 जुलाई को कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद बिना टेंशन आप सभी लोग अध्यापक के रूप में कार्य करें। तो कुल मिलाकर के ये तो ज्वाइनिंग को लेकर के महत्वपूर्ण आदेश जो था वो डिस्कस किया है। अब मूव करते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर जो 12,460 शिक्षक भर्ती से ही संबंधित है। दोस्तों बात कर लेते हैं नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथियों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती में हमारे ऐसे सैकड़ों भाई बहन हैं जिनका नियुक्ति पत्र होल्ड है और वो काफी परेशान है और बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से उनके समस्या को सॉर्ट आउट करने के लिए कोई भी अभी ऑफिशियल आदेश जारी नहीं किया गया है। हालांकि अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है और कई पूर्व की भर्तियों से संबंधित आदेश भी हैं नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के, लेकिन अभी तक इस भर्ती से संबंधित कोई ऑफिशियल आदेश नहीं आया है। हालांकि इस भर्ती से संबंधित एक पूर्व का आदेश है जो आप सभी के नियुक्ति पत्र होल्ड को लेकर के महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है और उसके बिहाफ पर भी आप सभी लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, निदेशक बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश और डीजी मैम से, जिससे आप सभी लोगों के स्कूल आवंटन का भी राह आसान हो सके। देख लेते हैं वो आदेश जिसके बिहाफ पर आप सभी लोग आगे बढ़ सकते हैं और ये आदेश 12,460 शिक्षक भर्ती से ही संबंधित है। दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं ये एक आदेश ये प्रेषक सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद सेवा में समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश और ये 22/3/2017 का आदेश है और पत्रांक संख्या भी आप सभी लोग देख सकते हैं। इसका विषय है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में 12,460 सहायक अध्यापकों एवं 4,000 सहायक अध्यापक उर्दू की नियुक्ति प्रक्रिया के में अभ्यर्थियों की समस्याओं के निस्तारण के संबंध में। और ये आदेश यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं बेसिक शिक्षा विभाग के पूर्व सचिव संजय सिन्हा सर की तरफ से जारी किया गया है। महोदय कृपया शासनादेश संख्या 3300/79-5/2016 और 17 करके दिखाया गया है। दिनांक 15 दिसंबर 2016 एवं शासनादेश संख्या 3301/79-5/2016 4127/2023 13 दिनांक यहाँ पे है संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में 12,460 सहायक अध्यापकों एवं 4,000 सहायक अध्यापक उर्दू की चयन नियुक्ति की प्रक्रिया गतिमान है। उक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि ये चयन या नियुक्ति कार्यक्रम में जिन अभ्यर्थियों द्वारा अपने शैक्षणिक गुणांकों में भिन्नता आवेदन पत्र में कतिपय त्रुटियों के संबंधित प्रत्यावेदन उपलब्ध कराया जा रहा हो उनको जनपद में गठित समस्या निस्तारण समिति के समक्ष प्रस्तुत कर निस्तारित करना सुनिश्चित करें। उक्त के अंतर्गत अभ्यर्थियों द्वारा अपनी कठिनाइयों को सुनकर मूल शैक्षिक अभिलेख का परीक्षण कर तथा शासन तथा परिषद द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में स्पीकिंग ऑर्डर से निस्तारित करना सुनिश्चित करें। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त चयन या नियुक्ति प्रक्रिया में पूर्णतया दिशा निर्देश का पालन किया जाए तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता अथवा शिथिलता न बरती जाए। समस्त कार्रवाई नियमानुसार तथा पारदर्शी ढंग से संपादित की जाए जिसमें अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो। तो ये आदेश जो है सचिव संजय सिन्हा सर की तरफ से ही जारी किया गया था। 12,460 शिक्षक भर्ती के सापेक्ष यहाँ पर भी नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों की समस्याओं को प्रत्यावेदन के माध्यम से निस्तारित करने की बात कही गई है और इसी तरीके के आदेश 69,000 शिक्षक भर्ती हो या 68,500 शिक्षक भर्ती हो सब में जारी किए गए हैं, जहां पर नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों को मौका दिया गया है स्कूल आवंटन की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करने और ज्वाइनिंग के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों क्या इंपॉर्टेंट सूचना है नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथियों के लिए, उससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबर। तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी को बता दें ऐसे साथी जिनका नियुक्ति पत्र होल्ड है वो सभी साथी एक साथ संगठित हो जाएं। पहले
तो यही इंपॉर्टेंट काम आप सभी को करना है, क्योंकि आप अगर संगठित होकर के कोई प्रयास करेंगे तो आपकी सफलता के चांसेस जो हैं वो कई गुना बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोग एक संगठन बना करके प्रयास करें, और एससीईआरटी पर जब भी कहीं जाएं अधिकारियों से मिलने, तो 1, 2, 10, 20 की संख्या में न जाएं, अपनी पूरी संख्या बल के साथ एससीईआरटी पर जाएं, जिससे जब आप अपनी बात अधिकारियों के समक्ष रखेंगे तब जो है आपका प्रभाव एक अलग बनेगा और आपके लिए अलग फैसला लिया जाएगा। और आप सभी को बता दें, तीसरा पॉइंट, किसी के बहकावे में नहीं आना है। जब तक आप लोगों के स्कूल आवंटन को लेकर के ऑफिशियल आदेश विभाग की तरफ से नहीं जारी किया जाता है, तब तक आप सभी लोग लगातार प्रयास करते रहें। और वहीं आप सभी को बता दें, चौथा पॉइंट आप सभी लोगों को ध्यान रखना है कि आप सभी लोग एक लीडरशिप के अंतर्गत आगे बढ़ें, जिससे आपका अगर एक अगुवाकार होगा, हालांकि उसके पीछे सभी को चलना होगा, तो आप आज आसानी से चीजों को डिसाइड कर पाएंगे, आसानी से प्लानिंग कर पाएंगे अपनी प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। और पांचवा पॉइंट ये है कि अगर आपको 28 अगस्त के कोर्ट सुनवाई के नाम पर रोका जा रहा है, तो इसका मामला जो है नियुक्ति पत्र होल्ड वाला, ये 28 अगस्त के मामले से संबंधित नहीं है। आप सभी के नियुक्ति पत्र होल्ड किए गए हैं सचिव के निर्देशानुसार, और सचिव सर ही आप सभी लोगों की समस्याओं को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, और सचिव सर से ही निवेदन करें। और सचिव सर के साथ साथ एक बात ये भी ध्यान रखना है कि शिक्षा निदेशक डॉक्टर प्रताप सिंह बघेल सर जो हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इस भर्ती में अदा कर रहे हैं। सारी चाबी जो समस्याओं की है भर्ती से संबंधित, वो प्रताप सिंह बघेल सर के पास है, और उन्हीं से समस्या का समाधान होगा। उनसे मुलाकात करें, निवेदन करें, रिक्वेस्ट करें, और किसी भी तरीके से प्रयास करें कि हर हाल में आप सभी के नियुक्ति पत्र अनहोल्ड करते हुए रिलीज किए जाएं, और स्कूल आवंटन की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कराते हुए आपको भी ज्वाइनिंग कराई जाए। तो कुल मिलाकर के ये 4-5 पॉइंट आप सभी को ध्यान में रखना है, और उसके अकॉर्डिंग एक प्लान तैयार करना है, और उस प्लान को एग्जीक्यूट करना है पॉइंट टू पॉइंट, जिससे आपकी सफलता मिले और आप सभी के नियुक्ति पत्र जो होल्ड हैं उनको अनहोल्ड करते हुए स्कूल आवंटन की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए। और जो साथी आपको ये कह रहे हैं कि एक बार स्कूल आवंटन की प्रक्रिया बंद हो गई तो दोबारा पोर्टल नहीं खुलेगा, ऐसी कोई भी नियम या कानून का प्रावधान नहीं है। वैसे शिक्षा विभाग में तो दोबारा स्कूल आवंटन के लिए पोर्टल नहीं खुलेगा, बिल्कुल खुलेगा अगर आपका विभाग आदेश जारी करता है कि आपका नियुक्ति पत्र अनहोल्ड करते हुए आपको स्कूल आवंटित किए जाएंगे, तो वो विभाग की हेडेक है, विभाग पोर्टल खोलेगा और आप सभी के स्कूल आवंटन को करेगा। अब आप सभी को बता दें, जो विभाग की तरफ से अपडेट है वो यही है कि 12,460 शिक्षक भर्ती में जो स्कूल आवंटन की प्रक्रिया चल रही है, ये संपादित हो जाए, इन सभी को ज्वाइनिंग की प्रक्रिया कंप्लीट कर ली जाए। उसके बाद में जुलाई के सेकंड वीक तक आप सभी लोगों के लिए जो है ऑफिशियल आदेश जारी कर दिया जाएगा, और जो आपकी समस्याएं हैं उनको निस्तारित करते हुए आपके स्कूल आवंटन की प्रक्रिया संपादित की जाएगी। लेकिन दोस्तों, इस तरीके के मौखिक आश्वासन से हम लोगों को संतुष्ट नहीं होना है। हम लोगों को चाहिए लिखित में आदेश, जिससे हम लोग पूरी तरीके से संतुष्ट होकर के अपनी तैयारी कर सकें। और दोस्तों, यहां पर आप सभी को बता दें, नियुक्ति पत्र होल्ड का मतलब है नियुक्ति पत्र होल्ड, किसी भी कारण से आपका नियुक्ति पत्र होल्ड है, एकजुट होकर के पहले प्रयास करें, सभी के समस्याओं का समाधान होगा। जिस तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती में एक विस्तृत आदेश जारी हुआ था नियुक्ति पत्र होल्ड वालों के लिए, उसी तरीके से 12,460 शिक्षक भर्ती में एक विस्तृत आदेश जारी होगा, जिसमें सारे पॉइंट जो हैं वो क्लियर किए जाएंगे, और सभी के नियुक्ति पत्र जो होल्ड है, कारण चाहे जो भी हो, उनको सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया जाएगा, और वहां से बिल्कुल क्लियर किया जाएगा कि किसका नियुक्ति पत्र होल्ड होगा या नहीं होगा। ये चीजें बात की हैं, अभी केवल और केवल संगठित होकर के प्रयास करना, यही आप सभी लोगों को समझाना था, यही आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट सूचना थी। तो 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बाद अब हम मूव करते हैं आज की अगली महत्वपूर्ण खबरों की ओर। दोस्तों, यहाँ पर अतिथि शिक्षकों की बहाली को लेकर के बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। स्कूलों में फिर से पढ़ा सकेंगे अतिथि शिक्षक। शिक्षा निदेशालय ने 15,000 गेस्ट टीचरों को दोबारा बहाली पर दिया आदेश। दोस्तों, दिल्ली के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ाने वाले अतिथि शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। करीब 15,000 अतिथि शिक्षक फिर से स्कूलों में पढ़ा सकेंगे। शिक्षा निदेशालय ने इन अतिथि शिक्षकों की पुनर्नियुक्ति करने का आदेश जारी किया है। इन शिक्षकों को स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद 1 जुलाई से रिपोर्ट करनी होगी। तो कुल मिलाकर के एक राहत भरी खबर है अतिथि शिक्षकों के लिए, जिन्हें फिर से जो है बहाल किया जा रहा है पढ़ाने के लिए, और ये एक बेहतरीन फैसला है शिक्षा निदेशालय का। मूव करते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। बेसिक में स्थानांतरण को लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट निकलकर सामने आ रही है। आप सभी लोग देख सकते हैं, बेसिक शिक्षकों के अंतः जनपदीय स्थानांतरण 19 को
समिति गठित। शिक्षकों का स्थानांतरण ग्रामीण सेवा संवर्ग से उसी संवर्ग में तथा नगरीय सेवा संवर्ग से नगरीय सेवा संवर्ग में किए जाएंगे। बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के अंतः जनपदीय स्थानांतरण या समायोजन की समय सारणी परिषद सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने जारी कर दी है। स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी करने के लिए जिला स्तर पर 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जिसमें जिला अधिकारी अध्यक्ष होंगे और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्थानांतरण या समायोजन की सूची 19 जुलाई को प्रदर्शित की जाएगी और उसी दिन कार्यमुक्त और कार्यभार ग्रहण करने की प्रक्रिया को भी पूरा किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के बेसिक शिक्षकों के अंतः जनपदीय स्थानांतरण की प्रक्रिया भी 19 जुलाई तक कंप्लीट करने का बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से लक्ष्य रखा गया है और इस पर अब त्वरित रूप से कार्रवाई संपादित की जाएगी। तो कुल मिलाकर के अंतः जनपदीय स्थानांतरण चाहने वाले अभ्यर्थियों को बहुत जल्द राहत मिलने वाली है बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से। दोस्तों बात कर लेते हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम डेट को लेकर के बड़ी अपडेट और फाइनली डेट डिसाइड कर दी गई है बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से। तो खबर जानते हैं विस्तार से। बीपीएससी ने शेड्यूल जारी किया, 22 जुलाई तक चलेगी परीक्षा। तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 19 से शुरू। अब यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि बीपीएससी ने तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। परीक्षा 19 से 22 जुलाई के बीच होगी। 19 जुलाई को कक्षा 6 से 8 के लिए गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू विषय की परीक्षा होगी। इसके बाद 20 जुलाई को कक्षा 1 से 5 के लिए सभी विषयों की परीक्षा होगी। 21 जुलाई को 9वीं और 10वीं के सभी विषय, तो 22 जुलाई को 11वीं और 12वीं के सभी विषयों की परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो ये पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्जाम को लेकर के और अब इन्हीं डेट में एग्जाम जो है वो संपादित किया जाएगा। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं 22 जुलाई को 11वीं और 12वीं के सभी विषयों की परीक्षा होगी। 1 घंटा पहले परीक्षा केंद्रों पर पहुंचना होगा अभ्यर्थियों को। तो भर्ती से संबंधित अभ्यर्थियों को अब फाइनली जो है रिवीजन कर लेना चाहिए, क्योंकि एग्जाम डेट फाइनली डिसाइड कर दी गई बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से और इन्हीं डेटों में अब परीक्षा आयोजित की जाएगी। अब किसी भी प्रकार का चेंज इसमें देखने को नहीं मिलेगा। तो ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं और बीपीएससी टीआरई 3.0 की एग्जाम को लेकर के फाइनल डिसीजन लेते हुए एग्जाम कंडक्ट कराने की तैयारी पूरी कर ली गई है बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से। मूव करते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर, जहां पर आरक्षण मामले को लेकर के बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, विभिन्न भर्तियों में आरक्षण मामले को लेकर के मुद्दा हमेशा गरमाया रहता है और इसी को लेकर के अब एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, आयोग की भर्ती प्रक्रिया से मेल नहीं खाते अनुप्रिया के सवाल। अपना दल अध्यक्ष ने आरक्षित पदों पर भर्ती को लेकर के मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। प्रदेश में साक्षात्कार आधारित भर्तियों में आरक्षित पदों पर इस श्रेणी के अभ्यर्थियों को नॉट फाउंड सुटेबल यानी पद के योग्य नहीं लिखकर इस पद को अनारक्षित घोषित करने को लेकर एनडीए के सहयोगी अपना दल एस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल द्वारा उठाए गए सवाल को लेकर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नियमावली के मुताबिक साक्षात्कार के माध्यम से होने वाले चयन में नॉट फाउंड सुटेबल अंकित न करके ग्रेडिंग के आधार पर चयन को अंतिम रूप दिया जाता है। साक्षात्कार परिषद के सदस्यों व प्राविधिक परामर्शदाताओं द्वारा दिए गए ग्रेडिंग को अंक में परिवर्तित करके ही अंक पत्र तैयार किया जाता है, जिस पर सदस्य व परामर्शदाताओं का हस्ताक्षर होने के बाद लिफाफा सील किया जाता है। दरअसल अपना दल एस के अध्यक्ष ने इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने साक्षात्कार के जरिए होने वाली भर्ती में आरक्षित पदों पर भर्ती पर आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठाया है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति व जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा बताया गया है कि यूपी में साक्षात्कार के जरिए होने वाली भर्तियों में आरक्षित पदों पर पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति व जनजाति के अभ्यर्थियों को नॉट फाउंड सूटेबल घोषित करके उनको चयन से वंचित कर दिया जा रहा है। उन्होंने अपने पत्र में आरक्षित पदों को अनारक्षित घोषित करने की बात कही है। अनुप्रिया के इस पत्र से भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई। हालांकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की नियमावली में स्पष्ट प्रावधान है कि साक्षात्कार आधारित भर्तियों के लिए 2 सदस्यीय साक्षात्कार परिषद होती है और जो प्रथम और द्वितीय सत्र के लिए अलग अलग होती है। आयोग की नियमावली में पूरी साक्षात्कार प्रक्रिया कोडिंग आधारित है, जिसमें अभ्यर्थियों के क्रमांक, नाम, रजिस्ट्रेशन संख्या, श्रेणी और आयु को ढककर सेलो टेप से चिपकाया जाता है। 2 सदस्यीय साक्षात्कार परिषद के सामने व्यक्तिगत विवरण नहीं रखे जाते हैं। तो कुल मिलाकर के आरक्षण मामले को लेकर के अनुप्रिया पटेल मैम ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री जी से बात कर मामले को हाईलाइट किया है और इस पे उचित समाधान की मांग की है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से। तो ये आरक्षण मामले से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बाद मूव करते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। दोस्तों अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकलकर सामने आ रही, एमटीएस और हवलदार के 8326 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू। कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर विज्ञापन जारी। 31 जुलाई तक किया जा सकता है ऑनलाइन आवेदन। तो कुल मिलाकर के भर्ती में आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थी इस भर्ती प्रक्रिया में पार्टिसिपेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि 31 जुलाई तक आप सभी लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और एक बेहतरीन मौका है अभ्यर्थियों के लिए जो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन हो जाए, इसलिए वो इस भर्ती में अपना फॉर्म अप्लाई करके अपने भाग को आजमा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के एमटीएस और हवलदार के 8326 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है एसएससी की तरफ से। आप सभी लोग संबंधित अभ्यर्थी इसमें जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो मूव करते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर, जहां पर
खबर जो है वो निकल कर आ रही यूपीपी री एग्जाम को लेकर के। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 60,000 पदों पर आयोजित होनी थी। पेपर लीक के बाद री एग्जाम की डेट का इंतजार अभ्यर्थियों की तरफ से किया जा रहा है। और अब आपको बता दें, पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से जो है चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए जो एग्जाम कंडक्ट कराना है उसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। और स्कूलों में सेंटर अलॉटमेंट को लेकर के प्रोसेस लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है और कई जनपदों से जो फाइनली स्कूल चयन किए जाने हैं सेंटर्स, एग्जाम सेंटर्स के लिए, उनका डाटा निकलकर सामने आ रहा है। और अब आप सभी को बता दें, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम की डेट आप सभी को जुलाई के सेकंड वीक तक देखने को मिल जाएगी। और जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती से संबंधित है, क्योंकि 60 लाख अभ्यर्थी इस भर्ती से संबंधित है, सभी को अपनी तैयारियों पर फोकस करना चाहिए। जल्द ही आपको बता दें, भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल डेट एग्जाम की देखने को मिलेगी। जैसे ऑफिशियल डेट एग्जाम की निकलकर सामने आएगी, आप सभी को चैनल के माध्यम से उसके बारे में सूचित किया जाएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो।